नमस्ते। आज हम इतिहास की एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक ग्लोबल सुपर पावर के शिखर पर पहुंचने और फिर वहां से अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाने की कहानी है। ये कहानी है दो ध्रुवीयता यानी बाइपोलैरिटी के अंत की। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आज हम इस पूरी घटना को 6 मुख्य पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहला, ग्लोबल पोलैरिटी का मतलब समझना। दूसरा, कोल्ड वॉर की शुरुआत। तीसरा, सोवियत सिस्टम कैसा था। चौथा, उस सिस्टम में आई दरारें। पांचवां, उसके टूटने के कारण। और आखिरी, सोवियत संघ का फाइनल डिसोल्यूशन। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। 1. अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पोलैरिटी यानी दुनिया में पावर का बंटवारा आखिर कैसे होता है। इसे एक बड़े बोर्ड गेम की तरह समझिए। इंटरनेशनल पावर के इस खेल को पोलैरिटी कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। यूनिपोलर, जहां सिर्फ एक महाशक्ति होती है, जैसे 1991 के बाद का अमेरिका। बाइपोलर, जहां दुनिया 2 बड़ी ताकतों के बीच बंट जाती है, जैसे कोल्ड वॉर का दौर। और मल्टीपोलर, जहां शक्ति के कई केंद्र होते हैं, जैसा कि हम आज देखते हैं। आज हमारा फोकस उस वक्त पर है जब दुनिया बाइपोलर थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। 2. ओरिजिन्स ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की शुरुआत कहां से हुई। अब ये बाइपोलर दुनिया कोई रातों रात तो बन नहीं गई थी। इसकी नींव रखी 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध ने। फिर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, जिससे अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हुई। 1945 आते आते हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के परमाणु बम गिराए गए। विश्व युद्ध तो वहां खत्म हो गया, लेकिन सच कहें तो इसने एक नई और ज्यादा खतरनाक राइवलरी शुरू कर दी थी। और इस नई राइवलरी को नाम मिला कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई आम युद्ध नहीं था जहां दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने लड़ रही हों। ये पॉलिटिक्स, तनाव और डर का एक ऐसा ठंडा युद्ध था जहां हर वक्त बस यही खौफ लगा रहता था कि तीसरा विश्व युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। हथियारों की इस रेस के पीछे असली लड़ाई तो विचारधारा यानी आइडियोलॉजी की थी। दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था वेस्टर्न अलायंस, जिसका लीडर था अमेरिका और जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी विचारधारा को प्रमोट कर रहा था। दूसरी तरफ था ईस्टर्न अलायंस, जिसका लीडर था सोवियत संघ या यूएसएसआर, और इनका मकसद सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारों को दुनिया भर में फैलाना था। तीसरा पॉइंट है 3. द सोवियत सिस्टम। आइए देखते हैं कि ये सुपर पावर आखिर अंदर से थी कैसी। 15 ये बस कोई आम नंबर नहीं है। 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद बनने वाला सोवियत संघ कोई एक अकेला देश नहीं था, बल्कि ये 15 अलग अलग रिपब्लिक्स यानी गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया एक बेहद विशाल और ताकतवर संघ था। अगर कोई अमेरिका को टक्कर दे रहा था तो जाहिर है उनका सिस्टम बिल्कुल टॉप लेवल का रहा होगा। सोचकर देखिए, ये उस वक्त अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी थी। और सबसे कमाल की बात, बेरोजगारी 0, पूरी तरह से शून्य। सरकार ने हर नागरिक के लिए एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड की गारंटी दे रखी थी। इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इतनी शानदार थी कि एक छोटी सी पेन से लेकर बड़ी कारें तक सब कुछ उनके अपने देश में बनता था। ऊपर से तेल, गैस और मिनरल्स के इतने विशाल भंडार थे कि उन्हें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं थी। चौथा हिस्सा 4. क्रैक्स इन द सिस्टम। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन अंदर कुछ बहुत बड़ी कमियां थीं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 70। लगभग 70 सालों तक वहां सिर्फ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा। कोई अपोजिशन नहीं। इस पूरी व्यवस्था में आम जनता के प्रति कोई डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी थी ही नहीं। और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का पूरे सिस्टम पर बेहद कड़ा शिकंजा था। और जब 70 साल तक एक ही पार्टी रूल करे तो नेचुरली फ्रीडम ऑफ स्पीच तो गायब ही हो जाती है। हालात इतने घुटन भरे थे कि आम लोगों को अगर सिस्टम से कोई प्रॉब्लम होती तो वो खुलकर बोल नहीं सकते थे। उन्हें अपना गुस्सा और असहमति छिपकर चुटकुलों या कार्टून्स के जरिए निकालनी पड़ती थी। ये आम नागरिकों की बेबसी को दिखाता है। असल में ये पूरा सिस्टम अंदर से धीरे धीरे खोखला हो रहा था। 15 गणराज्यों का संघ तो था, लेकिन दबदबा सिर्फ रूस का था, जिससे बाकी 14 देश खुद को पूरी तरह दबा हुआ महसूस करते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी पैसा। देश के बेशकीमती रिसोर्सेज लोगों की भलाई के बजाय न्यूक्लियर वेपन्स बनाने और पूर्वी यूरोप को कंट्रोल करने में पानी की तरह बहाए जा रहे थे। रिजल्ट ये हुआ कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो वेस्टर्न देशों से बहुत पीछे छूट गए।
हालांकि सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा लगातार यही बताता रहा कि वो वेस्ट से बहुत आगे हैं। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, 5 कॉजेज ऑफ द कोलैप्स। ऐसा क्या हुआ जिसने इस सिस्टम को आखिरी धक्का दे दिया? 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने इस सिस्टम को बचाने की एक बहुत अच्छी कोशिश की। उन्होंने 2 नई पॉलिसीज लागू की, ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और पेरिस्ट्रोइका यानी रीस्ट्रक्चरिंग। उनका मकसद रुकी हुई इकोनॉमी को ठीक करना और थोड़ी डेमोक्रेटिक आज़ादी देना था। लेकिन विडंबना देखिए, ये रिफॉर्म्स ही इस सिस्टम के अंत का कारण बन गए। कैसे? क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं को लगा कि बदलाव बहुत जल्दी हो रहा है और उनकी पावर छिन रही है। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक को लगा कि बदलाव बहुत स्लो है और उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। इस तरह दोनों ही तरफ से इतना भारी बैकलैश आया कि बात पूरी तरह हाथ से निकल गई। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, 6 द फाइनल डिसोल्यूशन, एक महाशक्ति का पूरी तरह से खत्म होना। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के इस बंटवारे का सबसे बड़ा प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। 150 किलोमीटर लंबी यह दीवार 1961 में खड़ी की गई थी, लेकिन 9 नवंबर 1989 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जनता ने खुद ही इस दीवार को ढा दिया और यहां से जो ताश के पत्तों का गिरना शुरू हुआ वो फिर रुका नहीं। 1991 में बोरिस येल्सिन के आगे आने पर रूस, यूक्रेन और बेलारूस इस संघ से बाहर हो गए और इसी के साथ ऑफिशियली सोवियत संघ का हमेशा के लिए अंत हो गया। साल 1991, इस एक साल ने वर्ल्ड पावर का पूरा इक्वेशन ही पलट कर रख दिया। वो दशकों लंबा कोल्ड वॉर और 2 सुपर पावर्स की टेंशन, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। दुनिया अब बाइपोलर से हटकर सीधे यूनिपोलर ऑर्डर में आ चुकी थी, जहां अमेरिका दुनिया की इकलौती और बेताज महाशक्ति बनकर खड़ा था। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। अगर 1991 ने एक यूनिपोलर दुनिया बनाई थी, तो जरा आज अपने चारों तरफ देखिए। नए पावर सेंटर्स और नई ग्लोबल इकोनॉमीज के उभरते इस दौर में क्या आज हम वाकई एक यूनिपोलर, बाइपोलर या फिर किसी नई मल्टीपोलर रियलिटी में जी रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। इस हिस्टोरिकल टॉपिक को इतने ध्यान से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।